हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यानी ओवरऑल अगर आपको किसी कंट्री के बारे में जानना है कि वो कंट्री कैसे रन होता है, कैसी फंक्शन होता है, तो उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गिव अस एन आइडिया अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कोई भी कंट्री कैसे चलता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पता चलेगा। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल। आई होप आपको ये वर्ड का मतलब पता होगा, दैट इज एग्रीगेट, जिससे हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जहां जहां मैक्रो वर्ड होगा वहां पे एग्रीगेट, टोटल, लार्ज ऐसे वर्ड आएंगे। ठीक है, एग्रीगेट वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम, यानी किस तरीके से कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो डिमांड का हो, सप्लाई का हो, नेशनल इनकम का हो, टोटल कंजम्पशन का हो, जनरल प्राइस लेवल का हो, कोई भी वेरिएबल किस तरीके से ओवरऑल किसी कंट्री को इफेक्ट करता है, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही सहारा लेंगे। तो हमने क्या सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ही आप किसी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को समझ पाएंगे, उस कंट्री में किस तरीके से एक सिस्टम रन होता है उसको समझ पाएंगे। तो ये था पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। नाउ फ्लक्चुएशंस के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है फ्लक्चुएशंस। देखते हैं कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द causes and fluctuations in income, output, employment, and makes an attempt to control them or reduce their severity. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहले तो अंडरस्टैंड करने के लिए, उन कॉजेस का, उन पर्टिकुलर चीज़ों का क्या इफेक्ट होगा और क्या कॉज होंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और उस इफेक्ट को कम से कम करने के लिए, उस कंपोनेंट को, उस फेनोमेनन को कम से कम करने के लिए हमें हेल्प करता है। लेट्स से आपको एग्जांपल बताया कि भाई इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है। लेट्स से कोई पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी या पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या फिर उसको रिड्यूस किया जाए, या फिर उसके प्रॉब्लम को, या फिर उसके बैड इफेक्ट्स को कम किया जाए, उसकी सीवियरिटी को, उसकी गंभीरता को कम किया जाए, किस तरीके से कम किया जाए, वो भी आपको हेल्प करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो पॉपुलेशन के बैड इफेक्ट हैं, जो पॉवर्टी के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, उनको सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, नेशनल इनकम। आई होप हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में नेशनल इनकम का भी मतलब बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब सिर्फ कंट्री का इनकम नहीं होता है, जहाँ पे हमने आपको सिखाया था यहाँ पे C+I+G, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत सारे टाइप होता है। हमने आपको सिखाया था कि नेशनल इनकम एक पूरा चैप्टर होगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 7। चलिए देखते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लिया जाता है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, कि भाई आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प नहीं ली है तो आप नेशनल इनकम को नहीं समझ पाएंगे। एंड द सोशल अकाउंट, यानी एक कंट्री के सोशल सिचुएशन क्या चल रही है उसको समझने के लिए भी आपको लार्ज यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अगर आपने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है तो आप उस कंट्री को रन करने के लिए जो करेक्ट पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज भी नहीं बना पाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है इन शॉर्ट
कंट्री को रन करने के लिए, एक देश को चलाने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट advanced studies in macroeconomic helps to understand the problem of developing countries. Obviously जो एक कंट्री प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उन सभी प्रॉब्लम की कॉजेस, उन सभी प्रॉब्लम के इफेक्ट को समझने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ता है। सच अब वो प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं, अभी हमने आपको सिखाया। वो पॉवर्टी हो सकती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी रहने सहने का जो तरीका है वो अलग है, तो इसके बारे में भी स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ता है। कंटिन्यू। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल एक्सेट्रा। इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ओवरऑल किसी कंट्री को किस तरीके से अच्छा बनाया जाए, डेवलप बनाया जाए, इसके बारे में भी सजेशंस प्रोवाइड होते हैं। किसके थ्रू? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है पॉइंट नंबर 5, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कोई कंट्री ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो देश आगे बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको ये भी जानना है तो मैक्रो इकोनॉमी का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। Macroeconomics helps to analyze the performance of an economy, यानी वो देश किस लेवल से गुजर रहा है, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या स्पीड है, क्या रेट ऑफ स्पीड है, कि किस तरीके से वो कंट्री आगे बढ़ रहा है। कैसे पता चलेगा कि भाई उस कंट्री का नेशनल इनकम कैसे बढ़ रहा है ना, दैट इज नेशनल इनकम। एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी देश, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उस कंट्री का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। ओवर द पीरियड, ओवर टाइम, बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ द अदर पीरियड, कि हम कंपेयर करेंगे। हो सकता है हम दो कंट्री को भी कंपेयर कर सकते हैं, हो सकता है हम दो ईयर को भी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 2010 में इतना था तो 2020 में इतना हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई उस कंट्री का परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा। और ऑब्वियसली जब आप कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन कर रहे हैं या ईयर टू ईयर कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कौन सा स्टडी हो गया? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो किसी कंट्री की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लिया जाता है। ये था पॉइंट नंबर 5, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। बड़े नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ना क्या होते हैं वेरिएबल्स? जो भी कंपोनेंट, जो भी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक के थ्रू या इकोनॉमी में समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो वेरिएबल्स है। वो वेरिएबल्स क्या, अभी हम आगे देखेंगे। टू एनालाइज द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या गियर है, क्या क्लच है। तो इसके लिए मीन्स व्हाट, कि आपको एक पर्टिकुलर स्टडी को, एक पर्टिकुलर आर्ट को समझने के लिए बहुत सारी चीजों का पता होना जरूरी होता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे वेरिएबल्स को जानना और समझना जरूरी होता है। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अगर आपने वो वेरिएबल्स को समझा तभी भी आप उस कंट्री के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, कि भाई नेशनल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है या उसका क्या इम्पैक्ट होता है। आउटपुट, ऑब्वियसली कौन सा आउटपुट की बात करें? टोटल आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ इन द इकोनॉमी, यानी जनरल प्राइस लेवल का मैं मतलब बताया था कि ऑन एन एवरेज एक बकेट खरीदने के लिए, एक बकेट है, ये बकेट में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो इस प्रोडक्ट के, इस पर्टिकुलर बकेट का जो प्राइस होगा इसे हम कहेंगे जनरल प्राइस लेवल। लेट्स से कि हमने उसको एग्जांपल में आपको समझाया था कि वो
2010 में जो था वो 10 रुपीज़ का था, 2015 में वो 20 रुपीज़ का हो गया। तो अब इसे हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया। क्यों? क्योंकि भाई उस कंट्री में जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो हमने कैसे इस फेनोमेनन को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इन्फ्लेशन बताया, हमने प्राइस बताया, हमने ईयर बताया, हमने डिमांड बताया, हमने सप्लाई बताया। तो ये सब क्या चीज़ है? ये सब वेरिएबल्स हैं जो एक कंट्री की परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमें हेल्प करती हैं। तो पॉइंट नंबर 6 हो गया स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomics helps to analyze the general level of the employment and the output in an economy. आउटपुट का मतलब भी आपको बता दें कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, दैट इज आउटपुट। जनरल प्राइस लेवल अभी हमने डिस्कस किया कि जनरल प्राइस लेवल क्या है। एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है कि भाई वहाँ पे रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 10 लोगों में से कितने लोग, लेट्स से कि 10 में से 8 रोजगार से लगे हुए, जॉब से लगे हुए और 2 बेरोजगार हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, उस कंट्री में परफॉर्मेंस कैसा है, उस कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम कैसे रन कर रही है, उस कंट्री में लोगों का परचेसिंग पावर कैसा होगा। ये सब डिपेंड करता है जनरल प्राइस लेवल पे, ये सब डिपेंड करता है जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये सब डिपेंड करता है जनरल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी पे। तो यहाँ पे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए कि एक कंट्री में कितने लोग रोजगार से लगे हुए हैं, दैट इज एम्प्लॉयड, और कितने लोग बेरोजगार हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयड, तो इसे हम कहेंगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो भी स्टडी हम ओवरऑल कंट्री टू कंट्री या ओवरऑल कंट्री पे कर रहे हैं, एक इकोनॉमी पे कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपके कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।